वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं, लेकिन गपशप नेवर एंड्स। हमारे साथ है कामरान रिजवी फ्रॉम नाविटिस एंड वी हैव अनवर एंड आसिफ फ्रॉम द हेल्पिंग हैंड। ब्रेक पे जाने से पहले कामरान ने 3 बातें जो हाईलाइट की, वो ये कि कोई भी इदारा जब भी किसी को एम्प्लॉयमेंट देना चाहता है या एम्प्लॉयमेंट देता है तो वो 3 चीजों पे फोकस करता है। एक ये कि नफा में किस तरह, प्रॉफिटेबिलिटी में किस तरह एडिशन हो सकती है, दूसरा ये कि क्या टीम को इकट्ठा लेके चलेगा, और तीसरा ये क्या इस शख्स के इदारे में आने से इदारे की रेपुटेशन बढ़ेगी। और अगर अकॉर्डिंग टू कामरान ये तीनों चीजें होती हैं तो फिर हाथों हाथ उस बंदे को लिया जाता है। थोड़ी सी बात करते हैं अनवर साहब आपसे और आसिफ आपसे कि एक तो ये पर्सपेक्टिव है, नाविटिस जैसा इदारा ऐसी एम्प्लॉयर्स के साथ काम करता है, कंपनीज के साथ काम करता है जो कि लोगों को जॉब्स देते हैं। अमूमन आप लोगों का जो इदारा है वो कहता है कि हम रोजगार दिलाने में मदद करते हैं, यानी एम्प्लॉई को मदद देते हैं। तो क्या है हेल्पिंग हैंड? व्हाट इज हेल्पिंग हैंड ऑल अबाउट? हेल्पिंग हैंड असल में हमने एक इदारा बनाया है। हमारी कोशिश यह है कि माशरे में जो जराइम हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त माशरे के अंदर, उसको जब मैंने तज्जिया किया, मैं एज एडवोकेट प्रैक्टिस करता रहा हूँ कोर्ट के अंदर, तो वहाँ ये देखा कि माशरे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो गुर्बत है। गुर्बत स्टार्ट बेरोजगारी से होती है। तो उस हवाले से मेरे जहन में ख्याल आया, तो मैंने फिर ये एनजीओ फॉर्म की, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के नाम से काम शुरू किया। अब 2 साल से हम लोगों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे माशरे में कितनी बेरोजगारी है, उसका थोड़ा सा तज्जिया किया जाए। उसके बाद फिर हम लोगों को अपने पास रजिस्टर्ड कर रहे हैं। रजिस्टर्ड करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि लोअर तबका जो है हमारे यहाँ, एक पढ़ा लिखा आदमी है, अगर उसके पास हाई क्वालिफिकेशन है उसके पास, तो उसके लिए जॉब सर्च करना इतना प्रॉब्लम नहीं है। और माशरे के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो वही तबका कर रहा है जिसके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है उसके पास। उन लोगों को हमारा जो मेन फोकस है, वो लोग हैं जो लोग जॉब सर्च नहीं कर सकते, जिन लोगों के लिए माशरे में जॉब्स अच्छी नहीं है, उन लोगों पर हम काम कर रहे हैं, उन लोगों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। रजिस्टर्ड करने के बाद उन लोगों की मोटिवेशन, मेंटली मोटिवेशन कि आप लोगों ने करना क्या है। आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब करने से पहले आप अपने आप को तैयार करें। अभी हमने तकरीबन बहुत सारे लोगों को जॉब पर भेजा, लेकिन लोग जॉब करना नहीं चाहते। जिस कामरान साहब से बात करना नहीं चाहते, ये तो एक फ्लिप चीज आ गई। हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी यंगस्टर्स जनरली जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती, वो कह रहे होते हैं कि नौकरियां हैं नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग जॉब्स नहीं करना चाहते। लोग जॉब करना नहीं चाहते। हमारा तो 2 साल का यही तजर्बा है कि लोगों को जॉब दिलाते हैं, 1 माह के बाद फिर वो वापस आ जाते हैं, कहते हैं जी जॉब छोड़ दी। वजह क्या है? वो घर से बहुत दूर था। भाई ये क्या बात हुई, घर से बहुत दूर था। असल बात यह कि काम करना नहीं चाहते। अब उसके लिए मोटिवेशंस हैं। मेन चीज है कि उनको हमने मेंटली तौर पर, अभी हमने एक शौर्य रोजगार के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसमें 1 साल तक हम लोगों को अपने पास रखने, उनकी मोटिवेशन है, उनको जहनी तौर पे तैयार किया जाए कि भाई आपको अपनी जिम्मेदारियों को उठाना है, जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। अगर आप जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे, कब तक भागेंगे? जिम्मेदारियों से कब तक भागेंगे? इस वक्त हमारे यहाँ माशरे में जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। हम लोगों के पास जाते हैं, लोग कहते हैं ठीक है आप लोग बहुत अच्छा इदारा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को भेजें, मेन पावर्स अगर आपके पास है, हमारे पास जॉब्स हैं, लेकिन लोग जाते हैं वहां पर काम ही नहीं कर पाते। आसिफ क्या लगता है कि क्यों है इस किस्म का बिहेवियर? एक तरफ कहते हैं कि नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, और जब मिल रही है एक चीज तो उससे इतनी नेग्लिजेंस। एक्चुअली ड्रीम मर्चेंट हुए में सारे के सारे हमारे यहाँ फोबिया एक चला हुआ है कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो 2 लाख रुपए की करूंगा, और नौकरी के फौरन बाद मुझे गाड़ी भी चाहिए और बंगला भी चाहिए। जो लोअर लेवल का तबका है या जो अपर लेवल का तबका है, हमारे तबकाती निजाम में जो क्लासेस बना के जो लोगों को तबाह किया हुआ है, तो लोग अपने सोच से ज्यादा की हमेशा डिमांड करते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं क्या अर्न कर सकता हूँ। अच्छा, इधर थोड़ा सा कामरान आपसे बात करना चाहूंगी कि आप जैसे इदारे तो यही प्रीच करते हैं कि बड़े ख्वाब देखो एंड बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचो, तो जब एक बेचारा नौजवान सोच रहा है बड़ी चीजों के बारे में तो भी मारा जा रहा है, फिर आप जैसे लोग आके कहते हैं नहीं बड़े ख्वाब देखो। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट कह लें या आधी कहानी कह लें, क्योंकि ख्वाब देखना उतना ही जरूरी है जितना अमल करना, और अमल में लाए अमल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जीने चढ़ने होते हैं। तो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात होनी चाहिए, ताहम उनको हासिल करने के लिए आपको बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और यहाँ मेरे ख्याल से जो मेरे दोस्त आसिफ कह रहे हैं वो ये कि कुर्बानी देने का जज्बा जरा कम है, और ओहदे को हासिल करना या नतीजे को हासिल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ले जाता है। तो आई थिंक देयर इज अ बैलेंस कि ठीक है आप अपने लिए अच्छे ख्वाब जरूर देखें, लेकिन ये भी समझें कि अगर आपको आगाज करना है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक जॉब से, तो वो पीएन की जॉब क्यों ना हो,
आप एंट्री लें, आप जॉब करें, मेहनत करें, अपने आप को साबित करते हुए अपने ख्वाब की तरफ आप गामजन रहें। ये ना हो कि छोटे ख्वाब हों और आप छोटे काम करके और रेंगते रहे कॉकरोच की तरह। ये कछुए की तरह भी नहीं, आपने कॉकरोच कह दिया, क्योंकि उसको रोक दिया जाता है। मैंने कहा कहेंगे कछुए की तरह रेंगते रहे, नहीं, कॉकरोच की तरह। एम्बिशियस होना इंसान है और बड़ी सोच रखनी है, ताहम अमल जो है। अच्छा, इधर पता है क्या आता है पॉइंट, वो ये कि जो अब अगर किसी ने जाके किसी के अम्मा अब्बा ने इतने पैसे लगाए हैं उसकी तालीम पे, तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि जितना हमने खर्च किया है इस बच्चे पे, माँ बाप की तरफ से भी ये आता है, डिमांड आती है, और बच्चे के अपने दिल में भी होती है कि मैंने इतना पैसा लगा के एक डिग्री की, अब वो कह रहे हैं कि पीएन से भी शुरू करना पड़े तो करो। तो ये तो नाइंसाफी है, नहीं? ऐसा नहीं है। असल बात ये कि आप शुरू तो करें ना। आप शुरू करें, आपकी स्ट्रगल है, आपके जहन में एक एम है, आपको मंजिल मिलनी होती है। मैंने वकालत शुरू की तो वहां पर सबसे यही था कि जब मैं अपने सीनियर के पास गया तो उसने मुझे बताया, उसने कहा कि भाई वकालत करनी है तो यहाँ तो तकरीबन आपको 10 साल लगाने होंगे। मैंने कहा क्यों भाई इतने 10 साल क्यों लगाने होंगे? उसने मुझे 3000 रुपये मंथ के एंड पर दे दिए कि ये आपकी टोटल आपकी सैलरी है, इसमें आपने गुजारा करना है। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा जी वकालत सिखा दें। उसने मुझे क्लर्क बना दिया। एक क्लर्क बना दिया। पता ये चला कि वो एक माह की सेकंड माह मैंने उसे कहा सर मुझे काम सिखाएं। तो उसने मुझे कहा कि भैया बात यह है कि यहाँ पर 70% रिकवरी सीख लो, पहले क्लाइंट से रिकवर करना सीख लो, उसके बाद फिर वकालत सिखा देंगे तुम्हें। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है। मैंने काम सीखा, अपने तौर पर जुस्तजू की। 6 माह के बाद मेरे पास फर्स्ट काम आया, मैं उनके पास लेके गया। मैंने सर मुझे कितनी फीस लेनी चाहिए? उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये तो आप तकरीबन इसमें आप 20,000 रुपए ले लें। सेकेंड डे मैंने 50,000 उसकी फीस ली हुई थी। मैंने दिखाया, मैंने सर ये देखें 50,000 का चेक लगा हुआ है। वंस टाइम मैंने फुल पेमेंट ले ली, लेकिन ये केस मैं आपको नहीं दूंगा, ये काम मैं खुद करूंगा। मैंने उनको रिलीफ दिलाया और आज तक मेरे पास जो फर्स्ट टाइम क्लाइंट आया है वो आज तक मेरे पास है। तकरीबन मुझे 8 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। वो क्लाइंट मेरे पास से नहीं गया। वजह क्या है? मैंने काम किया, मैंने सिंसियर होकर जॉब की अपनी। वही बात जो कह रहे हैं कि आप काम शुरू कर दें। आपके अंदर स्ट्रगल है, आप चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, आप दयानतदारी के साथ लगें तो सही। इस माशरे का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि दयानतदारी नहीं रही, अपने प्रोफेशन से दयानतदारी नहीं रही। मुझे वकालत करनी है, मुझे पता है कि क्या करना है, किस तरह से चलना है। अगर आप काम करेंगे, तवज्जो तरीके से देंगे, क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे और उसको रिलीफ दिलाएंगे, जो उसका हक है वो आपको पे कर रहा है, वो रिलीफ के लिए पे कर रहा है। अब आप अगर उसको दिलाएंगे तो फिर आप इंशाल्लाह आप आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा आसिम, अभी बहुत सारे जो घरों में जहाँ ये शो देखा जा रहा है वहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि अच्छा अगर वो हेल्पिंग हैंड की हेल्प लेना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? आसिम कुछ बताएं। मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर हेल्पिंग हैंड का जो लोग शोज देख रहे हैं, हमारा बहुत सिंपल सा तरीकाकार होता है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं उस आदमी की विद CV, NIC एंड 2 फोटोग्राफ्स के साथ। ठीक है। उसके बाद उसकी पूरी की पूरी जो CV की अकॉर्डिंग टू उसकी एजुकेशन के उसके पूरे डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होने के बाद उसके लिए जॉब सर्च करते हैं। और अगर उसमें कोई कमी बेशी होती है तो हमने उसके लिए क्लासेस का इनकाद किया हुआ है अपने वहाँ पर ऑफिस में ही। अच्छा। जहाँ पर हम 3 किस्म की क्लासेस देते हैं उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास देते हैं, देन IT की क्लास देते हैं, उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास देते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं होते उसके। दैट्स इट। क्योंकि अगर आप देखें ग्रेजुएशन तो आपने किया हुआ है बट आपको टारगेट नहीं पता कि आपको करना क्या है। अब हम मार्केट में खड़े हुए न्यूज़पेपर लेके कि कोई भी जॉब मिल जाए मैं कर लेता हूँ। रीजन है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लान कर रहे होते हैं कि मुझे करना क्या है। उनको ये भी नहीं पता होता ग्रेजुएशन करने के बाद कि मैं करूं क्या, कौन से सेगमेंट को चूज करूं। एब्सोल्युटली। तो वो हमारे पास आते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं बाकायदा। उसके बाद जो फाइनल ट्रेनिंग हमारी होती है उसमें हम उनको बाकायदा इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाते हैं। अच्छा। कि हाउ टू प्रिपेयर टू इंटरव्यू। एक रिक्रूटमेंट एजेंसी में और आपके इदारे में ये फर्क है कि आप उसको एक्चुअली ग्रूम भी कर रहे हैं, उसको सिखा भी रहे हैं वो चीजें जो आपको लगता है कि उसमें लैकिंग है। ऑफ कोर्स है। अच्छा, एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपने कहा ना ग्रेजुएशन कर ली लेकिन उसको अपना फोकस नहीं पता। तो यानी कि मेन जहां तक हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन तक जाते हैं, तो तालीमी सिलसिला खत्म होने के बाद भी फोकस क्यों नहीं पता? एक्चुअली निजाम है ना, वो निजाम का मसला है ना कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो कर रहा है वो बाय फोर्स कर रहा है, अपनी पसंद से नहीं कर रहा। बाप चाहता है कि डॉक्टर बने और माँ चाहती है कि इंजीनियर बने। वो बेचारा कुछ भी नहीं बन पाता, बीच में रह जाता है वो। आप क्या कहते हैं कामरान, डू यू एग्री विद दिस? यही रीजन है? बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से हजरात और खवातीन दोनों के लिए एक मसला है, खास करके लेडीज के लिए। Of course. और मैंने ये देखा है कि अगर आप टीचर बन जाए तो ठीक है,
फॉर वुमेन, या आप एक डॉक्टर बन जाए। अच्छा, जहाँ खातून कहती हैं कि मुझे अकाउंटेंट बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है या मैं किसी और तरफ जाना चाहती हूँ, मार्केटिंग की तरफ, तो उधर कुछ घरानों में बहुत बड़ा एतराज शुरू हो जाता है कि ये शोभा सही नहीं है, तुम इधर रहो। तो आई थिंक बोथ बॉयज एंड गर्ल्स सफर। बॉयज आर सीन एज एन इन्वेस्टमेंट कि भाई ये इस लाइन में आ जाए क्योंकि इसमें आजकल स्कोप बहुत अच्छा है। ये नहीं देखते कि उसका रुझान क्या है। एंड आई थिंक हेल्पिंग हैंड जो काम कर रहा है, एंड आई एम वेरी इनकरेज्ड बाय the work you're doing, and I think this has to expand by millions. Inshallah. तो उसमें एक चीज जो आप कर रहे हैं वो क्या है? Guidance towards goals, focus, and I think this is a very very chronic issue कि लोग ये नहीं देख रहे कि वो करना क्या चाहते हैं, बनिस्बत इसके वो ये देख रहे हैं मार्केट को क्या चाहिए। तो मार्केट को जो भी चाहिए हो, आपको अपनी कदर ना हो, अपना ख्याल ना हो, तो फिर तो बंदा खसारे में है ना। अब आई वर्क विद कंपनीज, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, और अक्सर औकात मैंने देखा है कि विदाउट एनी एग्जैजरेशन 90% से ज्यादा लोग जो आज जॉब्स कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कुर्सियों पे फायज हैं, अगर मैं उनसे कहता हूं कि क्या आप वो कर रहे हैं जो आपका दिल कहता है या आप वो कर रहे हैं जो मजबूरी है, तो 90% एडमिट कि दे आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज दे हैव टू रन अ होम, मजबूरी की वजह से। मजबूरी, इट्स नॉट देयर। तो मैं कहता हूं अगर आपके पास अगर मौका होता तो आप कर क्या रहे होते? तो कोई फिशिंग की बात कर रहा होता है, कोई रेस्टोरेंट की बात कर रहा होता है, कोई म्यूजिशियन बनने की बात कर। मैं कहता हूँ क्यों नहीं कर रहे? तो कहते हैं यार उतना हौसला नहीं है। एंड अ लॉट ऑफ अस डोंट हैव दैट करेज टू टेक अ स्टेप। अब अस्मा को अगर आप देखें तो शी इज एन एंटरप्रेन्योर, शी इज अ मीडिया पर्सनालिटी, शी डज क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, बट इट टेक्स अ डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप। ऑफ कोर्स। तो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट इज टेकन मोस्टली बाय दोज हु आर रिस्क अवर्स, एंड विच इज फाइन बिकॉज दोनों जायज रास्ते हैं ना कमाने के, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉय। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर देखें तो वेबसाइट्स के होने से कितना फायदा हुआ। अब rosie.pk एक वेबसाइट है, उसमें 20 से 22 हजार एम्प्लॉयर्स वहाँ मौजूद हैं। आज मैं तो ये रेकमेंड करूंगा यंग लोगों को या जो जॉब्स सीकर्स हैं कि आप पहले ये तय करो कि आपको कौन सा मसला इस दुनिया में हल करना है। सही बात। फर्स्ट यू डिसाइड ऑन द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व इन दिस वर्ल्ड। Don't be a problem, be a problem solver. And once you decide that, then see which organizations are solving that problem. सही। And then of those, try to join one of them. बहुत मुश्किल बात कि पहले देखो कि मसला कौन सा हल करना है और फिर ऐसा इदारा ढूंढो जो वो मसले का हल कर रहा हो, फिर उस इदारे में जाके नौकरी करो, है ना। मेरे सारे कैमरामैन भाई जो इधर बैठे हुए, मुश्किल है ना इश्तियाक, काफी मुश्किल बात है ना कि पहले मसला तलाश करें। जिंदगी में पहले इतने मसाइल हैं और मुझे एक मसला हो रहा है, मेरी चाय नहीं, वेरी गुड। आई एम ग्लैड आपने ऑन एयर कह दिया है। फरहान काम चुका होगा जहाँ पे भी होगा। हेल्पिंग हैंड की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे अभी गई हैं और अभी आपको वापस भी नजर आएंगी। ये इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप रजिस्टर कराएं अपने आप को, इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपको एक नौजवान होना चाहिए या आपको इस उम्र का होना चाहिए। चाहे आप एक खातून है, चाहे आप एक हजरत हैं, चाहे आप नौजवान हैं, उम्र के जिस भी हिस्से से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अगर आपको नौकरी चाहिए और अगर आपको नौकरी की है तलाश, कुछ करना चाहते हैं, तो आप इनसे रजिस्टर कर सकते हैं। चाहे आप एजुकेटेड हो या ना हो, चाहे आप एजुकेटेड हो या ना हो। अच्छा, फैंटास्टिक। फॉर्मल एजुकेशन की जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी, कोई कैद नहीं। डिग्रियों से कोई ठप्पा नहीं लग जाता काबिलियत पे। तो अगर आप एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। हम टेलीफोन लाइंस भी अब खोल चुके हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यहाँ पे बैठे हुए हजरात बहुत ऊंची ऊंची बातें करें, कॉल करें, फटाफट कॉल करें। द नंबर्स आर ऑन योर स्क्रीन। बताएं कि आपके क्या मसाले और आपकी क्या सोच है। अच्छा, तो आपने कहा कि मसला ढूंढो और उसके बाद जाओ और उस मसले को हल करो। मुझे बताएं कि जो पढ़े लिखे नहीं होते लोग, जो पढ़े लिखे नहीं होती लड़कियां या हाउसवाइफ्स, वो जब आपके पास नौकरी की बात करने आती हैं तो इतनी बड़ी सोच लेकर आती हैं या कुछ और होती है सोच? उसमें यह है कि देखें, जब अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते या बहुत मामूली पढ़े होते हैं या उनके पास कोई स्किल्स नहीं होती, वो हमारे पास आते हैं। उनके पास सोचें तो बहुत होती हैं, लेकिन उनके पास ख्वाब तो होते हैं, लेकिन ख्वाब को हासिल करने के लिए रास्ते का तयन नहीं होता। हमारे पास एक फॉर्म, इंटेलिजेंस फॉर्म है, उनसे फॉर्म फिल कराते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप ये बताएं कि आपके घर का खर्चा कितना है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है, आपकी इस वक्त इनकम कितनी और टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं आपके।
इतनी पर्सनल गुफ्तगू कर रहे होते हैं उनसे, ताकि उनको ये पता चले कि उनका एम है क्या, मकसद क्या है, उन्हें क्या हासिल करना है। अभी हमने शौर्य रोजगार स्टार्ट किया तो उसमें फर्स्ट वर्कशॉप मैंने दी, तो मैंने लोगों से यही बात की कि भाई आप सब मुझे एक एक से डिस्कस मैंने की। मैंने कहा मुझे बताएं कि आप लोगों का खर्चा कितना है घर का। एक शख्स ने मुझे बताया कि भाई मेरे घर का खर्चा इस वक्त जो है वो तकरीबन 40,000 रुपए खर्चा है। भाई खर्चा पूरा कैसे कर रहे हैं? उसने कहा वालिद साहब की पेंशन आती है 15,000 रुपए, बड़े भाई जॉब कर रहे हैं 8,000 रुपए लेते हैं। मैंने कहा बाकी बताएं, बाकी शॉर्टफॉल कहाँ से पूरा करते हैं? बोला झगड़ों से पूरा होता है। क्या हुआ? झगड़ों से पूरा होता है। मैंने कहा भाई अब ये शॉर्टफॉल आपका है तकरीबन आप समझ लें 12,000 रुपए का शॉर्टफॉल है आपके। अब इस शॉर्टफॉल को पूरा करना है, ये आपकी एक मंजिल हो गई। चलें अब डिस्कस करते हैं, अब आपने करना क्या है, आप क्या कर सकते हैं? आपको कोई काम आता है? उन्होंने कहा नहीं आता। मैंने कहा वेल गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई काम नहीं आता। चलें अब आप आए। अब हमने उनको अपना मेंबर्स बनाया, अच्छा। रजिस्ट्रेशन उनकी की। उसके बाद उनको एक हफ्ते तक मेंटली तौर पर तैयार ये किया कि आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, किस तरह से गुफ्तगू करनी है, किस तरह से आपने सामने बंदे के पास अपेयर होना है। उसे 1 महीने तक हमने एनजीओ के मुतालिक बताया, अपने ट्रस्ट के मुतालिक बताया कि हम क्या काम कर रहे हैं। फिर मार्केट में उसे भेजा। अब हम मार्केट में छोटी छोटी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, अच्छा। अपनी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, वो उनसे सेल करा रहे हैं। उन्हें बताया कि देखें आप इसके अंदर हमारे पास हम आपको सैलरी नहीं देंगे, अलबत्ता इसका 50% प्रॉफिट आप ले मुनाफा जो होगा जाए, आप उसमें मुनाफा शेयरिंग ले होगी, जाए। हाँ। लेकिन इस मुनाफे का इस्तेमाल भी बताएंगे। आपको 12,000 रुपए शॉर्टफॉल था आपका, हमने 20,000 रुपए आपको दिए, 8,000 रुपए कहाँ किए आपने? बजटिंग। बजटिंग की तरफ लेकर जा उरूज रहे हैं ना हमारे उनकी। साथ कॉल पे हैं, वो भी कुछ बात करना चाह रही है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उरूज। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या आपका पूरा नाम क्या है उरूज? उरूज सूटी। वही वाली हैं जो हमें फेसबुक पे बहुत रेगुलर। जी, फेसबुक पे हाँ, मैसेज क्या करती हाल हूँ। चाल? और मैंने आपको आज कल मैसेज भी किया था कि आप मुझे विश करेंगी, पर आपने अभी तक नहीं किया है। वो प्रोग्राम अभी तो शुरू हुआ है। हैप्पी बर्थडे उरूज, आज तुम्हारी सालगिरह है, हम सब की तरफ से ढेरों मुबारकबाद उरूज के लिए। थैंक यू। और मैं अस्मा, हाँ ये तो आपके प्रोग्राम में आए हुए ना, और कौन? आपका जो सवाल है आज का, हाँ उस बारे में बात करना चाहूंगी कि आजकल जो है वो तालीम कहीं से भी हासिल कर लो, बड़े उससे हासिल कर लो या छोटे स्कूल से हासिल करो, हाँ। पर सिफारिश हर जगह होती है, सही है ना। और अच्छा। मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं ना, वहाँ पर जो लंदन से एक तालीम हासिल करके आए हैं, पर ये है कि उनको भी वही काम करना पड़ता है जो दूसरे लोग करते हैं। पर ये है कि उनकी बस उनको सिफारिश से नौकरी मिली है, तो उनको उनकी क्या बोलते हैं तनख्वाह ज्यादा है। हाँ इसी तरह मेरे हस्बैंड अकाउंटेंट हैं, और ये जो आपके यहाँ आए हैं तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने बीकॉम किया हुआ है हस्बैंड ने, सही ठीक है, और अकाउंटेंट है हाँ। कंपनी में, सीनियर ऑफिसर। सही। तो पर ये कि उनकी जो सैलरी है ना, उसके अंदर जैसे कुछ बचता है, तो आजकल महंगाई इतनी है तो बहुत कम बचता है, हाँ। सही है, और बड़ी मुश्किलों से बचता है। तो क्या ये हमारी हेल्प कर सकते हैं अगर कहीं जॉब हो? अच्छा और उरूज, मेरे husband दूर बिल्कुल जाते हैं। ये जवाब भी मैं लेती हूँ जब आप फोन रखेंगी, लेकिन ये बताओ आप क्या करती हो? मैं हाउसवाइफ हूँ। क्यों? हाँ नहीं, क्योंकि मुझे हम लोग मेहमान है ना, तो हमारे इसमें ना बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती ना। आने वाले एक मेहमान है ईसा नहीं? अच्छा, हमारे एक और गेस्ट बैठे, मैं समझी वो मेहमान है। मैंने कहा उनसे जवाब लूंगी। चलें ठीक है, ये क्या मसाइल है, इस पर नहीं जाती, बट थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग उरूज एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे याद था, आई थॉट ब्रेक पे जाते हुए करूंगी। कर सकते हैं जी आप उरूज के शौहर के लिए कुछ? उन्होंने बीकॉम किया हुआ है। वो हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपका, वो हेल्पिंग इंटरेस्ट के नाम से आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम उनके लिए पार्ट टाइम काम देख सकते हैं। अच्छा। उनकी जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनकी अपना इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर, उसकी विश होनी चाहिए। हम उनको पार्ट टाइम काम दिला सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, उनकी इनकम बढ़ सकती है। वो आए हमारे साथ शेयर करें अपने प्रॉब्लम को, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं वो हो जाएगा। ग्रेट। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर स्क्रीन पे अभी भी चल रही है, नंबर भी चल रहा है, आई थिंक वेबसाइट एड्रेस जो है वो भी चल रहा है। अब इन्होंने एक बात कही है, कर सकती हैं। उस बात पे मैं आती हूँ। आई थिंक एक ब्रेक ले लें, एक ब्रेक लेते हैं। और क्योंकि उरूज ने बहुत एक और मौजू छेड़ दिया है कि आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास सिफारिश ना हो। हमारे साथ, और मैं इसलिए जाना चाह रही हूँ कि हमारे साथ हमें ज्वाइन किया करेंगे एक नहीं बल्कि 2 ऐसी शख्सियात जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, जो कि इदारों के HR हेड्स हैं। लेकिन उन तक जाने से पहले मैं ले लेती हूँ, मेरी टीम कह रही है कि वो न्यूज़ ब्रेक की तरफ ना चले जाएं। उरूज का पॉइंट ये है कि कहीं भी कामयाबी के लिए, किसी इदारे में कामयाबी के लिए सिफारिश का होना जरूरी है। मैं अपना मुख्तसर सा नजरिया आपको बताना पसंद करूंगा कि वो बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बड़ा जुल्म है मुआशरे में
और इदारे जो है हम उनके 1000 सीवीज डाली, जवाब नहीं आया। तो एक नजरिया है कि जुल्म, एक है नजरिया सिफारिश, और एक नजरिया है मेरिट। और तीनों अपनी जगह बजा हैं, क्योंकि जो जिनका तजुर्बा रहा है ये वही कहेंगे। और मैं सिर्फ इतना बताना पसंद करूंगा कि मेरिट का रास्ता जो है वो भी है। तो सिफारिश का रास्ता अगर आप छोड़ के मेरिट पे आते हैं, उसके लिए हेल्पिंग हैंड से आप मदद लें, गाइड करेंगे कि किस तरह से आप अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान किस किस्म के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इंटरव्यू के दौरान एक चीज है कि खुदा के वास्ते बोंगिया ना मारें, झूठ ना बोलें और टेंशन में ना रहें। अगर आपसे कोई सवाल ये पूछता है कि भाई ये बताओ कि ये जो E is equal to MC स्क्वायर क्या है, और आपको पता ना हो तो आए बाएं शाई ना मारे, कह दे नहीं पता। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, सॉरी नहीं पता। लेकिन कामरान, उसमें एक डर होता है ना, एक फियर होता है कि अगर हमने इसको ऐसा जवाब दिया तो कहीं हमें नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए वो इंटरव्यू के दौरान ये सब कुछ होता है। आसिम, लेकिन व्हाट डू यू से, सिफारिश है हमारे यहाँ जरूरी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, बात ये मेरिट को कोई चीज भी बीट नहीं कर सकती। मैं इस बात को नहीं मानता। सिफारिश है भाई, एक आदमी सिफारिश पे जॉब लेगा लेकिन उसे काम करना नहीं आएगा, कितने अरसे सैलरी लेगा वो उस डिपार्टमेंट से? महीना, 2 महीने, 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। मेरिट है, बंदे को काम आना चाहिए। बुरू जी कह रही है उनके हस्बैंड से मैं एक सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट की पूछ लूं, वो उन्हें करना नहीं आएगी, तो उन्हें कोई किस तरह अपना अकाउंट दे देगा? कोई भी डिपार्टमेंट अपना अकाउंट्स किस तरह दे देगा? ओके अनवर, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट ये है कि कभी कभी आपको वो टेक्निकल कॉम्पिटेंस होती है कि ये जो आपने कहा ना, एक कोई काम को करना कैसे, वो काम करना आता है आपको, लेकिन इदारे को जो बात पसंद नहीं आती वो आपके काम करने का अंदाज होता है। तो अब वो क्या अंदाज होता है जो इदारों को पसंद आता है, क्या अंदाज होता है जो उनको पसंद नहीं आता, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये हमारे यहाँ एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। मुझसे जितने लोग मिलते हैं, आई थिंक उसमें से कोई 1-2 होते होंगे जो डिसएग्री करते होंगे कि नहीं, वाकई सिफारिश के बगैर भी काम हो सकता है, वरना ज्यादातर चाहे वो खवातीन हो चाहे वो नौजवान हो, सबका इशू यही है कि इस मुल्क में सिफारिश के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक आज सेट पे बहुत कामयाब लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने कभी सिफारिश का इस्तेमाल किया? इनके बारे में तो मैं जानती हूँ कि ना खुद किया ना हमें कभी करने दिया, लेकिन किसी ने सिफारिश का इस्तेमाल नहीं किया। और आप बहुत सारे और भी ऐसे लोगों से मिलेंगे जो अपनी काबिलियत के बलबूते पर उन्होंने अपनी जिंदगी में नाम बनाया, अपने इदारे में नाम बनाया विदाउट एनी सिफारिश। सिर्फ उनके पास क्या था? उनके पास काम था, काम करने का अंदाज बहुत अच्छा था। मिलना चाहते हैं और तैयार होगा, जो कि आप भी कॉल कर पाए, टेलीफोन मिलना 4646 पे। बहुत है कि किसी महंगे तालीमी इदारे से आपने डिग्री हासिल की हो। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, और ऑप्शन सी है शायद। जवाब दीजिए ज्यादा से ज्यादा SMS करके 4646 पे, क्योंकि आपको मिल रहा है टीना दुरानी का एक अदद जोड़ा। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे बाखबर सवेरा में।